क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम उपस्थित हैं कोर्ट एंड क्रॉनिकल्स के अंतिम पार्ट को लेकर और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोर एकेडमिक यूनिट से हमारी टीम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिता अरोरा मैम और साथ में रहेंगी मेरे सविता राघव मैम जो शकरपुर स्कूल से हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर बच्चों आपके साथ रहेंगी प्रज्ञा मैम जो द्वारका स्कूल से हैं, एसओई द्वारका से हैं, और विनोद सर जो कि बीटी ब्लॉक शालीमार बाग स्कूल से हैं। साथ ही हमारा साथ देंगे यूट्यूब पर संतोष कुमार मिश्रा सर जो बापरोला बॉयज स्कूल से हैं और रचना चावला मैम जो एसकेवी नंबर 1 चांद नगर से हैं। तो आज की जो बच्चों जैसे हम हर बार आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें, वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसको बड़ा करें और चैट बॉक्स का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए करें, आपस में बात करने के लिए ना करें। साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट करते हैं हम एनसीईआरटी बुक और गूगल सर्च का, साथ ही साथ टॉप 10 और आईपैप का, और हमारा डिस्क्लेमर है कि ऑल रेफरेंसेस आर यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड प्योरली नॉन कमर्शियल पर्पस। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. तो आगे बच्चों, जैसा कि कोविड का संक्रमण बहुत पूरे चल रहा है और महामारी के रूप में है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर भी जोर देना है और अपनी जरूरी चीजों के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो बाहर जाते वक्त और आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी रखें, साथ ही साथ बार बार सैनिटाइजर से या साबुन पानी से अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोते रहें और मास्क का प्रयोग हमेशा करें और ये मास्क भी 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। बच्चे इन सब सावधानियों का ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए और अपने कार्य में करते रहिए। अब आगे ओवर टू हरिता मैम जिसका आपको बहुत इंतजार था बच्चों। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हम हाजिर हैं आपके पास कौन बनेगा इतिहासपति के पिछले रिजल्ट लेकर के। पहले नंबर पर कौन बनेगा इतिहासपति में है आफरीन जीएसकेवी पीरागढ़ी विलेज से, भानुचंदर जीएसवी लैंसर रोड से दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है नवीन कुमार जीएसवी शामनाथ मार्ग से, चौथे नंबर पर निशा परवीन जीजी ट्रिपल एस नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से, पांचवें नंबर पर एक बार फिर उन्हीं के स्कूल से निशा परवीन के स्कूल से जीजी ट्रिपल एस नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से है पूजा भारती, छठे नंबर पर है आफरीन जीएसकेवी पीरागढ़ी विलेज से, सातवें नंबर पर आंचल शुक्ला एसकेवी पीरागढ़ी विलेज से, आठवें नंबर पर साक्षी सिंह जीजे ट्रिपल एस नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से, आयुष मिश्रा जीएसवी लैंसर रोड दिल्ली से, 10वें नंबर पर है पूजा भारती जीजी ट्रिपल एस नंबर 1 स्कूल। यहाँ उन्होंने अपने स्कूल का डिटेल नहीं दे रखा था पूजा भारती, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्कूल के पूरा एड्रेस जरूर भेजिए। दिल्ली का है, दिल्ली चाहे ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि दिल्ली से है, लेकिन पूरा स्कूल अपना एड्रेस जरूर डालिए। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी जो फास्टेस्ट फिंगर रहे हैं। टोटल रिस्पॉन्सेज भी हमें मिले हैं 46,000 बच्चों के। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग उसी एंथुसियाज्म के साथ इसको करते रहिए, खुद को अपना फीडबैक देते रहिए, कभी ना कभी आपका नाम भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। हर बार की तरह हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को। यहाँ आप देख सकते हैं एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र संबंधित है दीन ए इलाही जो कि 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपना ये धर्म दिया गया था। उम्मीद करती हूँ नीता मैम ने वीडियो स्टार्ट कर दिया होगा। ये दीन ए इलाही जो है 1582 में जब दिया तो उसने उस समय की अपनी वक्त की जरूरतों को देखते हुए समझते हुए एक सभी धर्मों के मिक्सचर से उसने ये धर्म अपना निकाला था।
ये विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को एक विश्वास में जोड़ना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी और जैन धर्म के पहलुओं को भी दीन इलाही में शामिल किया गया, जैसे अहिंसा और शाकाहार पर भी जोर दिया गया। भारत के सभी धर्मों को गठजोड़ करके इस तरह राष्ट्रीय एकता और शांति की स्थापना करना अकबर का मकसद था। अकबर ने स्पष्ट रूप से धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत रुचि ली और 1575 में उसने इबादत खाना की स्थापना की। वो इबादत खाना जहां सभी धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते थे और धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा करते थे, अपने अपने धर्म का व्यू रखते थे। इन सब चर्चाओं से अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी धर्म ने सत्य को संपूर्ण रूप से नहीं समझा, तो उन्होंने सबको एक साथ जोड़ने के लिए धर्म दिया, दीन ए इलाही। इस धर्म में नैतिकता पर जोर था, वासना, कामुकता और अभिमान को यह निषिद्ध करता था और धर्म निष्ठा, दया और करुणा पर आधारित था। इस धर्म में जानवरों की हत्या की भी मनाही थी। इस नए धर्म का अपना कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई पुजारी नहीं था और इसके अनुयायी भी कोई बहुत अधिक संख्या में नहीं थे। अकबर के निकटतम अबुल फजल इब्न मुबारक, उन्होंने उसके इस धर्म को अपनाया। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे, जिसमें अकबर के शासनकाल का इतिहास दर्ज है। यह धर्म प्रकाश के दर्शन पर आधारित था, यानी वो प्रकाश जो सूर्य पर केंद्रित था और उससे जो है देवीय उपासना के खुद की कल्पना के विभिन्न दर्शी ग्राही की तरफ ये बढ़ा। दीन इलाही कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया था। तो इसी के साथ आज मैंने दीन इलाही के बारे में आपको ये वीडियो दिखाई। थैंक यू वेरी मच टॉप 10 कि आपका हमने वीडियो टोटली नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया, एजुकेशनल पर्पस के लिए। नाउ ओवर टू नीता मैम। थैंक यू हरिता मैम। तो बच्चों, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर किंग्स और क्रॉनिकल्स की बात करते हैं और मुगल दरबार और उनकी जो विदेश नीति थी बेसिकली, और उनके दरबार में जैसा कि हरिता मैम ने बताया कि उन्होंने दीन इलाही को अपनाया था, तो वहां तक अकबर किस तरीके से पहुंचे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने जो बच्चों पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मुगल शासक और साम्राज्य, इतिव्रतों के बारे में और मुगल मिनिएचर्स के बारे में, इतिव्रत अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ा था, राजत्व के सिद्धांत और देवीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, उनकी राजधानी और शाही परिवार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंपीरियल ऑफिशियल्स यानी शाही नौकरशाही के बारे में, बियॉन्ड द फ्रंटियर सीमाओं के पार उनकी नीति के विषय में, और औपचारिक धर्म पर जो उन्होंने प्रश्न उठाया, स्पेशली अकबर ने, क्वेश्चनिंग द फॉर्मल रिलीजन, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज जो हम सीखने वाले हैं तो शाही नौकरशाही में हम पढ़ेंगे कि जो अभिजात वर्ग था और उस अभिजात वर्ग की भर्ती किस तरीके से होती थी और उनको कौन कौन से पद दिए जाते थे। जो साम्राज्य था वो सूचनाओं का जाल था, वहां पर एक जगह से सूचना दूसरी जगह तक जाती थी, और जो केंद्र के में प्रशासन था उसके साथ ही प्रांतीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन की भी हम बात करेंगे। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं यानी सीमाओं से पार, तो हम बात करेंगे ईरान के बारे में और स्पेसिफिकली कंधार के बारे में बात करेंगे, और ऑटोमन खलीफा और उनका जो साम्राज्य था उसके बारे में, तीर्थ यात्रा और व्यापार के माध्यम से उन्होंने अपने संबंधों को किस प्रकार से बनाया था। साथ ही हम बात करेंगे कि औपचारिक धर्म के ऊपर जो प्रश्न उठाए थे और मुगल दरबार में जो जेसुइट्स आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो मुगल इतिव्रत है अकबरनामा, उसने साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना की जिसमें सत्ता को का जो केंद्र था लगभग पूरी तरह से बादशाह में निहित होती थी, और पूरा राज्य ऐसा लगता था कि उनके आदेशों का पालन कर रहा है। लेकिन जो प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे सुदृढ़ संगठन की जरूरत होती है, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं, और ऐसी ही एक संस्था थी अधिकारियों का वर्ग, जिसको कि स्तंभ कहा जाता है मुगल साम्राज्य का, और कभी कभी उसको गुलदस्ते के रूप में, बुके के रूप में भी कहा जाता है। सम्राट इस अभिजात वर्ग के अधिकारियों को पद देता था और उनको पुरस्कार देता था। तो ये जो अभिजात वर्ग है इसको हम मनसबदार के नाम से जानते हैं, और
पद और पुरस्कार से वो उनकी निष्ठा को सुनिश्चित करता था। हर एक समय पे अलग अलग जो समूह थे और उनके वर्गों के प्रभाव में वृद्धि हुई थी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी जो वर्ग है वो इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि सम्राट को या राज्य को चुनौती दे सके। तो प्रारंभ में हम देखेंगे कि जो अकबर था, अकबर के समय में से ही ईरानी और तुरानियों का शासन में विशेष योगदान रहा था, और ये ईरानी और जो तुरानी लोग थे हुमायूं के साथ साथ ये भारत में आए थे। इसके साथ ही जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा था कि अकबर ने यहाँ पर जो राजपूत शासक थे उनके साथ मैत्री संबंधों को किया था विवाह के माध्यम से, और एक ऐसा ही विवाह हुआ था कि आंबेर के राजा, कछवाहा राजा भारमल की पुत्री के साथ उन्होंने मैत्री संबंध किए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे राजपूत शासकों के साथ संबंध किए और बाद में उनको अपनी शाही सेवा में ले लिया था। साथ ही साथ शेख जादे आते थे जो यहाँ पर रहने वाले लोधी हैं, रोहिल्ला हैं, यूसुफजई जैसी अफगान जातियां थी, उनको उन्होंने लिया। और राजपूतों में नाम आता है राणा, राजा, राव, राठौर, सिसोदिया, चौहान जैसी राजपूत जातियों को भी उन्होंने लिया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा और लेखाशास्त्र, जिसे हम कहते हैं कि एजुकेशन और अकाउंटेंसी में उस समय एक निपुण जाति थी खत्री, जिनको कायस्थ भी कहते थे, उनको भी पदोन्नत किया गया। और ऐसे में एक जो नाम आता है वो आता है अकबर के प्रमुख वित्त मंत्री टोडरमल का, जिन्होंने वित्त नीति को अपनाया था और जिन्होंने राजस्व की नीति अकबर की जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी उसको भी प्रतिपादित किया था। अब जहांगीर के समय में उनकी जो विवाह हुआ था वो नूरजहां के साथ हुआ था, जो ईरान की रहने वाली थी, और उनके साथ साथ उनके भाई और पिता को और अन्य ईरानी अभिजात वर्ग को भी साम्राज्य में बहुत ही ऊंचे स्थान मिला था। साथ में हम औरंगजेब के समय में देखते हैं राजपूत जो शासक थे उनको तो सेवा में लिया ही गया था, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। साथ ही साथ मराठों का भी साम्राज्य में प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी समय चंद्रभान ब्राह्मण नाम ने शाहजहां के चंद्रभान नामक ब्राह्मण ने शाहजहां के समय में एक 4 चमन पुस्तक लिखी थी, जिसने मुगल अभिजात वर्ग का बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है। इन सबके अलावा उनका ये लिखना है कि बहुत सारी जनजातियों को भी अभिजात वर्ग में शासन में सेवा का मौका मिला था, जो तलवार चलाना जानती थी, और 100 से लेकर 7,000 तक के जो मनसब थे पूरे देश में, चाहे वो घास के मैदान हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां के जो भूस्वामी थे, शासक थे, जो अधीनता जिन्होंने स्वीकार कर ली थी, जैसे कर्नाटक है, बंगाल है, आसाम है, उदयपुर है, श्रीनगर है, उनकी शाही सेना में उनको रखा गया था और रोजगार के उनको अवसर मिले। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि सत्ता का केंद्र तो सम्राट था, और ये जो सम्राट था ये इन्होंने जो अभिजात वर्ग की सेना में भर्ती करते थे, और ये जो भर्ती की जाती थी वो 2 तरीके से होती थी। इस पूरी की पूरी जो अभिजातों को शाही सेवा में लिया जाता था, जिसमें सैनिक सेवा में भी होते थे और सिविल सेवा में भी होते थे, उनको मनसबदारी के नाम, प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो ये मनसबदारी प्रथा में क्या थी, तो ये संख्यात्मक थे, जो ये पद और 2 तरह से होते थे ये पूरी व्यवस्था में उनका क्या दर्जा है और उनका क्या पद है, इसको वो 2 बातों से इंगित करते थे, एक था जात और दूसरा था सवा। जात से जो उनका पद होता था उसके बारे में पता चलता था, और उनको कितना वेतन मिलेगा वो भी उसकी से जात से पता चलता था। दूसरा होता था सवाल, क्योंकि ये मिलिट्री सर्विसेज में थे और इनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता था, तो घोड़े घुड़सवार रखे जाते थे, और इन घुड़सवारों को जो घोड़े दिए जाते थे उसका के लिए भी उनको अलग से पैसा मिलता था। तो ये निश्चित होता था उनके पद से, उनकी जात और सवार से होता था, और ये जो थे पद था वो 10 से लेकर 10,000 तक का होता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो 5,000 या उससे ऊपर वाले मनसब होते थे वो राजकुमारों को या शाही सेवा में रहने वाले शासकों को ही मिला करते थे।
तो जो 700 1000 से जो ऊपर वाला मनसबदार होता था उसको अमीर कहा जाता था। और अकबर ने अभिजात वर्ग के साथ साथ इनके साथ अपने आध्यात्मिक रिश्ते भी कुछ लोगों के साथ, जिनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, नजदीकी संबंध थे, आध्यात्मिक रिश्ते भी स्थापित किए थे और उनको मुरीद भी कहा जाता था। तो जो शाही सेवा थी आजकल की तरह सरकारी सेवा की तरह ये एक बहुत ही प्रतिष्ठा का जरिया थी, साथ ही साथ शक्ति और धन का भी जरिया थी। उसका जो स्टेटस को इंगित होता था अगर कोई व्यक्ति शाही सेवा में होता था। इसमें आने के लिए एक व्यक्ति को एक याचिका देनी पड़ती थी, यानी एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। और किसी अभिजात को एप्लीकेशन देती थी वो अपनी सिफारिश, तजवीज कहते हैं कि सिफारिश के साथ वो सम्राट तक पहुंचाता था। जो मीर बख्शी होता था बेसिकली उसका काम होता था नियुक्ति का, मनसबदारों की नियुक्ति का। तो वो उस एप्लीकेशन को उस उम्मीदवारों को बुलाता था, बादशाह के सामने उपस्थित करता था और बादशाह उनकी की योग्यता को देकर उनकी नियुक्ति की स्वीकृति देता था। तो बेसिकली जो बादशाह होता था उसको मनसबदारों की नियुक्ति करता था, उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन करता था और जो उनके ट्रांसफर्स होते थे उसका भी वो निरीक्षण करता था। तो कहने का मतलब है कि जो पूरी की पूरी मनसबदारी जो व्यवस्था थी उस पर सम्राट का पूरा सम्राट के आधिपत्य में थी और मीर बख्शी सम्राट की आज्ञा के बाद ही किसी की भर्ती करता था। तो शाही नौकरशाही में हम देखते हैं कि जो सलाहकार निकाह था, जो जैसे आज के हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री होती थी और उसमें मीर बख्शी एक प्रमुख व्यक्ति होता था जो दरबार में रहता था और उसकी हैसियत का पता इस बात से चलता है कि वो इमीडिएटली सम्राट के दाईं ओर खड़ा होता है। तो इसी से जैसे हमने पहले भी बताया था कि दरबार में उनकी हैसियत का पता वो कहाँ पर खड़े होते हैं, बादशाह के कितना नजदीक होते हैं इससे पता चलता है। और उच्चतम वेतनदाता था। साम्राज्य में जो भी नियुक्ति होती थी या जो भी प्रमोशंस होते थे वो उसको करता था और वो इस आदेश का एक लेटर तैयार कराता था, पत्र तैयार कराता था जिसपे उसकी मोहर होती थी, उसके कार्यालय की मोहर होती थी, साथ की साथ बादशाह की मोहर हस्ताक्षर वाले पत्रों को वो करता था। इसके बाद एक और मंत्री होता था वित्त मंत्री, फाइनेंस। फाइनेंस के बिना तो बच्चों कुछ नहीं चलता है। तो ये भी एक प्रमुख मंत्री था और जैसे हमें पता है कि अकबर के समय टोडरमल राजस्व मंत्री थे, दीवाने आला के नाम से इनको जाना जाता है और आज के समय में कहें तो वित्त मंत्री। इसके अलावा सदर सुदूर भी होता था, जो उसके पास 2 पोर्टफोलियो होते थे बच्चों, मतलब 2 विभाग होते थे। एक होता था अनुदान, यानी मदद-ए-माश यानी अनुदान से संबंधित, धर्म कार्य से संबंधित होता था। दूसरा होता था कि साम्राज्य में जो न्यायाधीश थे, जिनको काजी कहा जाता था, उनका अपॉइंटमेंट्स किया जाता था। तो ये जो तीनों लोग होते थे, ये मिलकर हालाँकि इनके पास अपने स्वतंत्र विभाग थे, वो एक-दूसरे से स्वतंत्र थे, लेकिन सम्राट को मिलकर सलाह देते थे और सम्राट इनके साथ मिलकर साम्राज्य की जो प्रशासनिक समस्याएँ होती थी, राजकोषीय समस्याएँ होती थी और मौद्रिक समस्याएँ होती थी, उनका समाधान करता था और इन संस्थाओं को ये लोग मिलकर आकार प्रदान करते। तो इनका जो रोल था एज़ ए कैबिनेट मिनिस्ट्री था और सम्राट के ये बिल्कुल इमीडिएट होते थे और साम्राज्य में जो भी हो रहा होता था उसमें, और कभी-कभी इनको सेना में के लिए भी भेज दिया जाता था आगे करने के लिए। तो जो ये अभिजात वर्ग था, जो उनकी नौकरशाही थी, शाही नौकरशाही थी या अधिकारी वर्ग था, इसके क्या-क्या कारण हैं? तो हम देखते हैं कि सबसे पहला काम, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी संख्या थी अभिजातों की और सबसे पहला काम होता था कहीं भी सम्राट उनको सेना के साथ भेजता था, तो उन्हें सैन्य अभियानों में भाग लेना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जैसे प्रांतों का भी प्रशासन किया गया था, तो प्रांतों में साम्राज्य के अधिकारी के रूप में ये काम करते थे। जैसे सूबा होता था, तो सूबे में जो सूबेदार यानी गवर्नर होता था, वो सम्राट का ही अधिकारी होता था। इसके अलावा क्योंकि इनको घोड़े रखने होते थे, तो घुड़सवारों की भर्ती करना, उनके अपॉइंटमेंट करना, उनको प्रशिक्षण देना और उनको बढ़िया से बढ़िया हथियार देना और उनका प्रशिक्षण देना, ये इनका कार्य होता है। शाही घोड़े इनको मुहैया कराए जाते थे और इन जो शाही जो घोड़े
थे, बढ़िया से बढ़िया दूर से घोड़े लाए जाते थे और उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़ों पर निशान लगाए, एक मोहर लगा दी जाती थी, यानी उनको दाग दिया जाता। जो सम्राट था उसकी सुरक्षा के लिए एक दल होता था जिसको तैनाते रकाब के नाम से जाना जाता है। वो सुबह शाम दरबार में उपस्थित होकर सलामी करता था। उसके अलावा जहां भी सम्राट उनको भेजे प्रांत में जाता था, तो ये इसी तरह से है जैसे अगर आपने 26 जनवरी में देखा होगा प्रेसिडेंट के साथ ही उनका सुरक्षा दल चलता है, ये उसी तरह से सम्राट और उसके घराने के लोगों की सुरक्षा करता है। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बच्चों सूचना का आदान प्रदान बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि जो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य है वो आश्चर्यजनक तरीके से बड़ी तीव्र गति से सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। और इसके लिए ये किस लिए जरूरी थी, एक तो जो था उसके लिए आलेखन होता था, यानी उसको लिखा जाता था। तो ये आलेखन एकदम सटीक होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी इधर उधर की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही डिटेल्ड होता था, यानी विस्तृत होता था। और ये मुगल प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि अकबरनामा, बादशाहनामा जैसे इतिवृत्त लिखे जाते थे, तो इतिवृत्त के लेखन में ये जो है डेली का जो लिखना होता है वो बहुत ही जरूरी होता था। तो इस प्रक्रिया में जो लेखक थे दरबारी लेखक, उनको वाक्य नवीस के नाम से जाना जाता है और ये बहुत सारे लेटर्स बनाते थे। दूसरी तरफ दरबार में बहुत सारे जो अधिकारी थे, जो प्रांतों के लोग थे, वो अपने वकीलों को वहां रखते थे और वो जो रोजमर्रा के दरबार की जो भी घटनाएं होती थी, जो भी मेन इवेंट्स होते थे, उनका ब्यौरा रखते थे और उनको प्रांतों तक तुरंत भेजा करते थे। और जो इस सूचना का आदान प्रदान करते थे, उनको हरकारे कहा जाता था, कासिद कहा जाता था या पथमार कहा जाता था। तो बच्चे जैसे आजकल आपको पोस्टमैन होता है, वो उस तरीके से थे, लेकिन इन हरकारों का काम बहुत मुश्किल था। ये साम्राज्य में दिन रात दौड़ते रहते थे और शीघ्र से शीघ्र सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, क्योंकि अगर सूचना देर से पहुंचती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। तो ये और शाही डाक जो पत्र होते थे, इम्पोर्टेंट कागज होते थे, वो एक उनको लपेट कर रखा जाता था, ये उसको शाही डाक कहा जाता था। तो जो मीर बख्शी होता था दरबार में, हमने देखा कि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो अपॉइंटमेंट्स भी करता था, प्रमोशंस भी करता था, साथ ही साथ जो दरबारी लेखक थे उसके ऊपर भी उनका निरीक्षण भी करता था। वो ये सुनिश्चित करता था कि ये लोग क्या लिख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। वाक्य नवीस जो होता था, जो दरबार की सभी कार्रवाई और दस्तावेज और आदेशों का आलेख और विवरण तैयार करता था। साथ ही जो हरकारे होते थे बांस के डिब्बों में जो लिपटे हुए जो कागज होते थे उनको रखते थे और दिन रात दौड़ते रहते थे। साथ ही अखबारात के दरबार मुलव्वा में बैठकों की तिथि समय के साथ दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण किया जाता था। जब ये संदेश प्रांतों में पहुंच जाते थे तो प्रांत में रहने वाले जो अधिकारी होते थे या राजदूत होते थे, वो उन सूचनाओं को पढ़ते थे, साथ ही साथ दिन रात लगकर वो उनका वापसी उसका जवाब भी भेजा करते थे। वापसी डाक से वो आती थी। तो बिल्कुल जैसे आजकल पोस्टल आपका है उसी तरीके से काम किया जाता है, लेकिन क्योंकि उस समय घुड़सवारी होती थी, आज की तरह ट्रेन, हवाई जहाज या उसमें लेटर नहीं भेजे जाते थे, तो ये बहुत ही एफिशिएंट उनका तंत्र था। तो बात हम करते हैं, अभी तक हमने बात की सम्राट, उसके दरबार और केंद्र में किस तरह से कार्य होता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। हम देख रहे हैं कहा कि कंधार तक पहुंच जाता था और नीचे दक्षिण भारत तक, असम और कश्मीर तक भी ये था। तो इतने बड़े शासन को चलाने के लिए उसको सूबों में बांटा गया था। सूबों में बांटा गया था और सूबे यानी प्रांत, और उसका शासन चलाने के लिए एक सूबेदार होता है। सूबेदार की हेल्प करने के लिए जैसे कि केंद्र में दीवान बख्शी और सद्र होता था, उसका वही काम था जो राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री का दीवान आला का काम था, जो सद्र का काम था, और मीर बख्शी। तो मीर बख्शी के स्थान पर यहाँ पर बख्शी होता था, सद्र उस शूद्र के साथ
सद्र होता था और दीवान होता था। तो और इसके बाद जो प्रांत थे उनको बांटा गया था सरकारों में, और वहां जो फौजदार रहता था उसके पास एक विशाल घुड़सवार सेना होती थी और तोपची होते थे। वो तोपची के साथ ये जो फौजदार है सरकारों का जो प्रशासन होता था उसको देखता था। फिर इसको उप जिलों में बांटा गया था जिसको परगना कहा जाता था, और यहाँ पर शासन चलाने के लिए 3 अधिकारी होते थे जो अर्धवंशानुगत होते थे, जिनको कानून को कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, काजी कहा जाता था। जो कानून को होता था वो राजस्व को लगाता था, चौधरी राजस्व को वसूल करता था, और काजी का काम होता था न्याय करने का। इसके अलावा बहुत सारे इनकी हेल्प के लिए हर एक विभाग के पास क्लर्क्स होते थे जिनको लिपिक कहते हैं, लेखाकार होते थे, अकाउंटेंट होते थे, और लेखा परीक्षक होते थे, इसके बाद संदेश वाहक होते थे, और अन्य अधिकारी होते थे। ये तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी होते थे और बहुत ही बड़ी संख्या में हर विभाग के पास होते थे, और जो रोजमर्रा के काम में जो अधिकारी थे उनकी हेल्प करते थे। फिर बात आती है कि जो प्रांतीय प्रशासन को नीचे ग्रामों तक गया था, लेकिन ग्रामों में क्या था, गांवों में क्या था, पंचायत होती थी, स्थानीय तौर पर शासन होता था, और स्थानीय शासन में जमींदार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो जो शासन की जो भाषा थी, हालांकि पूरे देश में जो सरकारी काम होता था, शाही काम होता था, कागजात का काम होता था, वो फारसी भाषा में होता था, लेकिन ग्रामों ग्रामों के स्तर पर ये काम जो होता था स्थानीय भाषा में होता था। जो जमींदार था और जो साम्राज्य के प्रतिनिधि आते थे, जैसे हमने देखा कानून को है या वो है, तो इनके साथ सत्ता और संसाधन के बंटवारे को लेकर जमींदारों के बीच में और उनके बीच में हमेशा संघर्ष रहता था। लेकिन जनरली होता क्या था, क्योंकि किसानों का रोजमर्रा का जो लेन-देन और उनका जो काम पड़ता था वो जमींदार से पड़ता था, तो जनरली जमींदार किसानों का समर्थन लेने में समर्थ हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी की पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है, जो अभिजात वर्ग है, किस तरह से एफिशिएंटली काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि सीमाओं के पार की, और ये बात आती है कि जो अब हम देख सकते हैं कि इस मैप में जो सीमा है, ये सीमा दिखाई गई है आपकी औरंगजेब के समय में, अलग-अलग समय में अलग-अलग सीमाएँ रही हैं। तो ये जो सीमाएँ थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू कुश पर्वत है, और जो हिंदू कुश पर्वत है, यहीं से आक्रमणकारी भारत में आते हैं। तो इसको समस्या को खतरे से निपटने के लिए ये इनका मुगल जो साम्राज्य था, उसका एकमात्र जो विदेश नीति का एक लक्ष्य था कि जो ये एरिया है, काबुल और कंधार का जो एरिया है, इसके ऊपर किसी तरह से कब्जा रखा जाए। तो जो कंधार था, और यहाँ पर उसके बाद जो ईरानी साम्राज्य था, वहाँ पर सफावी वंश का शासन था, उनके बीच में कंधार एक झगड़े की हमेशा से जड़ रहा था। तो हमने देखा है कि आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, बाद में 1595 में अकबर द्वारा जीत लिया गया, और 1613 में जहांगीर ने एक असफल अभियान भेजा था शिष्टमंडल के अपने दावे को पुख्ता करने के लिए, लेकिन वो असफल रहा, और 1622 में शीत ऋतु में फारसी सेना ने यहाँ पर हमला किया, और क्योंकि सेना तैयार नहीं थी, कंधार के ऊपर जो घेरा डाला था, और ये उनके हाथ से निकल गया था। तो बच्चों, हम एक बार वीडियो में भी देखते हैं इसको कि किस तरीके से बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, सीमाओं के पार, जैसा हमने देखा है कि जो शहंशाह थे बड़ी-बड़ी उपाधियां धारण करते थे, और इन उपाधियों का मतलब होता था, जैसे जहांगीर का मतलब है कि वर्ल्ड सीजर, और शाहजहां का मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड, औरंगजेब का मतलब है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे, ये जो उपाधियां थी, इसके द्वारा ये अपनी जो सत्ता थी, जिन क्षेत्रों के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी, उनको दोहराने के लिए इन पदवियों का ये सहारा लेते थे। साथ ही साथ इस समय के जो क्रॉनिकल्स लिखे गए थे, उनसे उनके पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ उनके जो संघर्ष के रिश्ते थे और तनाव के रिश्ते थे, उसका भी पता चलता है। तो जो कंधार और सफावियों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिंदू कुश है, वो हमेशा से झगड़े की जड़ रहा था, क्योंकि जिसका इसके ऊपर अधिकार रहता था, उसका इस क्षेत्र पर नियंत्रण होता था।
अकबर ने 1595 में इसको जीत लिया था। हुमायूं के पास ये पहले से ही था, लेकिन सफावियों ने कभी भी इन वजहों से मुगल साम्राज्य के साथ अपने रिश्ते को कभी भी खराब नहीं किया। और लेकिन वो फिर भी दावा करते रहे कंधार पर। जहांगीर ने शाह अब्बास के पास, जो ईरान का सम्राट था, उसके पास अपना एक शिष्टमंडल भेजा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। और 1622 में कंधार को फिर से ईरानियों ने जीत लिया था और ये इनके हाथ से निकल गया। तो जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, तो ऑटोमन्स के साथ मुगल साम्राज्य की जो भी संबंध थे वो इस बात के ऊपर आधारित थे कि वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले और व्यापारी जो जानने वाले लोग हैं उस क्षेत्र में, वो स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकें। इस मामले में जो अदन में जो दो बंदरगाह थे, जो अरब क्षेत्र में जो दो बंदरगाह थे जिसको इताज कहा जाता है, दो धार्मिक स्थल थे, मक्का और मदीना, उसमें वो अपने संबंध रखना चाहते थे। साथ ही साथ जो लाल सागर में स्थित दो बंदरगाह थे, अदन और मोका, वहां पर बहुमूल्य चीजों के व्यापार की अनुमति औरंगजेब ने दे दी थी। ऐसा करके उसने तीर्थ यात्रा धर्म को और उसको आपस में मिला दिया था। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से भी देखा कि जो इनके जो संबंध थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और इसके लिए हम आई प्रेप को धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो का जो हमने प्रयोग किया है वो केवल एजुकेशनल पर्पज से किया है, नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए किया है। तो जैसा अभी हमने वीडियो में भी देखा कि बच्चे, हम इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये हमारा मुगल एम्पायर है। तो ये मुगल एम्पायर है, साथ ही के साथ यहाँ पर ईरानी साम्राज्य है। उस समय जो शासन था वो सफावियों का शासन था। और ये है ऑटोमन साम्राज्य। जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होता था वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा होता था। और इसके अधिकार में ही ये जो है आपका अरब क्षेत्र था, जिसको हिजाज कहा जाता है, और मक्का और मदीना यहाँ पर थे। तो ये हज के लिए जाते थे। तो शासक का जो मुगल साम्राज्य की जो ऑटोमन साम्राज्य के साथ नीति थी वो ये थी कि स्वतंत्र रूप से आ जा सके। और साथ ही साथ इसके लिए जो यहाँ पर लाल सागर है, लाल सागर के पे जो अदन और मोका के जो बंदरगाह है, वहां पर बहुमूल्य चीजों के उन्होंने निर्यात की छूट दे रखी थी, उनकी बिक्री की छूट दे रखी थी। और उससे जो भी आय होती थी उस आय से वो उनको फकीरों में बांट दिया करते थे। तो लेकिन जब औरंगजेब को ये पता चला कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको भारत में ही उस ज़कात को बांटने की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका ये मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसे मक्का। यह मतलब कि भारत भी, तो भारत में ही उसको फकीरों में बंटवाना और तीर्थ स्थलों में देना शुरू कर दिया था। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का चित्र है और साथ ही साथ आपका मैप है। यहाँ लाल सागर दिखाया गया है, अरब सागर है, ये भारत है, ईरान है। तो ये आप बच्चे अच्छी तरीके से शायद इसको आप समझ गए होंगे। हाँ नीता मैम, एक बात जी और कि चाहे जी औरंगजेब ने कहा कि ये भी घर है वैसे ही मक्का, यहाँ उसका मकसद कहीं पर भी जो पवित्र स्थान है, जो माना जाता है सबसे उच्च मक्का, उसकी अहमियत को कम करना नहीं था। बल्कि ये चीज उसने अगर कही तो उसने व्यापार की दृष्टि से ये बात कही। हाँ, ये जो है यहाँ पर उसका सिर्फ कहने का मतलब था कि वो जो उसका जो धन था, जो आय होती थी, उसका दुरुपयोग ना हो। तो उसका कहना ये था, हज तो हज है ही, उसका उसका मुकाबला तो भारत में ही हो सकता, ये बात तो है ही। लेकिन उसका मतलब ये था कि जो व्यापार से जो आय हो रही थी उसका दुरुपयोग ना हो। तो वहां उसका व्यापारिक हित था, बजाय उसके धार्मिक उसका कोई मंतव्य होने की। तो ये बात तो बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये एक चित्र है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र है। और जो उसकी विदेश नीति है, जैसे हमने बताया कि बड़ी-बड़ी पदवियां वो धारण करते थे। और उन गुंजायमान पदवियों का मतलब एक तरह से ये भी होता था
कि जैसे आलमगीर है, शहंशाह है, जहांगीर है, ऐसी बड़ी बड़ी जो पदवियां थी, उसका एक मतलब होता है कि जो अविजित क्षेत्र थे या पड़ोसी राज्यों पर वो अपना इनडायरेक्टली दावा करते थे। तो एक जहांगीर ने एक स्वप्न देखा था और उसको, जो उसका अबुल हसन था, पेंटर था फेमस, उसने उसको इसमें किया है। और ये बहुत ही ऑथेंटिक इसलिए लगता है कि जब शिष्टमंडल गया तो हुसैन ने ये अबुल हसन ने शाह अब्बास को देखा था, और शाह अब्बास के जो उसका हाव भाव जो है, शरीर की बनावट है, उसे ऐसा लगता है कि काफी ऑथेंटिक है। तो बच्चों, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि चित्र को ध्यान से देखिए, जहांगीर और शाह अब्बास के संबंध को किस तरह से दर्शाया गया है ये आपने बताना है, और इनके शरीर की बनावट तथा उनके हाव भाव की तुलना कीजिए। और जानवरों का आप देख रहे हैं, एक बकरी और शेर है, इसका क्या अभिप्राय है, और चित्र में जो एक मानचित्र है जिसके ऊपर ये बैठे गए हैं, ये किस बात को सूचित करता है। तो दिस इज योर असाइनमेंट, आप बच्चे अपने टीचर्स को करके दिखाइएगा। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अभी तक हमने बात की थी अभिजात वर्ग की, अभी हमने बात की थी उनकी विदेश नीति की, और अब हम बात करते हैं कि जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे वो भारत में आए, और यूरोप में। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे मैम जी? बच्चे कुछ 2-3 प्रश्न है बच्चों के। हाँ जी, बताइए। तो अलीशा नाहिद ने पूछा है कि जो मनसबदारी थी, वो जी, मनसबदारी क्या थी? क्या मतलब है मनसब का? क्या ज़रूरत थी उसकी? आप बताइए हरिता मैम, आप बच्चों को समझाइए। इस तरह से बच्चों, अगर आप उसको आज से रिलेट करके थोड़ा-सा समझो, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, कोई भी सिस्टम होता है, तो उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप अपने स्कूल को ही देखें, आपके स्कूल में एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, यानी प्रिंसिपल है, जो पूरे सबको देखते हैं, फिर उसके साथ बच्चों की क्लासेस बटी हुई हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से। उसी तरह से किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो उस संगठन के अंतर्गत इन्होंने मनसबदारी सिस्टम, यानी मनसबदार क्या होते थे, उनके ऑफिशियल्स होते थे, पदाधिकारी होते थे, जिनको उनके पदानुक्रम से, यानी कौन मनसबदार कौन से उस पर है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखें, सिविल सर्विसेज है, एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, फॉरेन सर्विसेज होती है, सब अलग अलग रैंकिंग अपने साथ चलती है। उसी तरह से मुगलों के समय में, क्योंकि सैनिक प्रशासन था, मेनली सैनिक शक्ति पर बेस्ड था, तो मनसबदारी सिस्टम के अंदर एक तो उनके रैंकिंग्स है, जात और सवार के द्वारा वो रैंकिंग्स बनाई गई थी, ऊंचा और नीचा किसका पद कहां पर है वो। दूसरा, इनकी कुछ ड्यूटीज होती थी कि अपने कुछ ये सैनिक रखते थे, कुछ घोड़े रखते थे, आर्मी होती थी, जो वक्त जरूरत पर ये शासक को मदद भी करते थे। उसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्र इनको दिए जाते थे, उन क्षेत्रों का ये लोग संचालन भी करते थे। यहीं पर मैं उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात कह पाई हूँ। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से है मैम, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है जो बच्चे रिलेट कर सकते हैं स्कूल का, और साथ ही साथ जो आपने बताया कि भारत में किस तरीके से जो हमारा प्रशासन है उसको चलाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे, यूरोप में जो भी भारत के बारे में जानकारी थी, वो जानकारी यात्रियों के माध्यम से थी, व्यापारियों के माध्यम से थी, या धर्माधिकारियों के माध्यम से थी। तो 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत में आए, अपना सामुद्रिक नया समुद्र का रास्ते उन्होंने खोज की, और यहाँ व्यापार के लिए आए, और उसके बाद व्यापार का जाल सा बन गया। इन्हीं के साथ सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारक भी उनके साथ आए, जो धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। पुर्तगाल का जो सम्राट था वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। जब ये लोग आए तो जो अकबर था उसको अपने उसने इबादत खाना खोला था, और विभिन्न धर्मों के बारे में उसकी ज्ञान पिपासा बहुत ज्यादा थी। तो 1575 में जो उसने इबादत खाना खोला, तो विभिन्न धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि पारसी थे, ईसाई थे, जैन्स थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, वो लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते थे और उन पर विचार करते थे। तो 1569 में जब अकबर को पता चला, तो उन्होंने गोवा में एक शिष्टमंडल भेजा उनको, जेसुइट्स को बुलाने के लिए, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आकर गोवा में बसे थे। और 1580 में ये आए और 2 साल तक ये मुगल दरबार में रहे,
अकबर के साथ इन्होंने धर्म के विषय में जेसुइटों ने बहुत चर्चा की, और जो कि इस मुसलमान के जो धर्माधिकारी थे, जिनको उलेमा कहा जाता था, उनका वाद विवाद हुआ। तो अलग अलग धर्मों का, जैसे आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि अलग अलग धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, और प्रश्न करता था अकबर, उनके साथ चर्चा करता था। और ऐसा 1591 और 1595 में लाहौर में था, जब सम्राट अकबर, तो उनके दरबार में 2 शिष्टमंडल और आए, और इनका अकबर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ अकबर इनको बहुत ही इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि इनको जो बैठने का स्थान था, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अकबर के बहुत ही नजदीक, अकबर के सिंहासन के बहुत ही नजदीक बैठा करते थे। उनके चरित्र पर और उनकी सोच पर बहुत ही गहरा प्रभाव इन्होंने छोड़ा था। ये जब शासक अभियानों पर जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका पूरा का पूरा काफिला चलता था, जिसमें उनका हरम भी होता था, उनके आर्मी भी होती थी, उनके सारे अधिकारी भी होते थे, और इसके साथ साथ ये जेसुइट्स को भी अपने साथ ले जाते थे, अभियानों पर ले जाते थे। जो इनके बच्चे होते थे, बाद के मुगल्स में तो हम देखेंगे कि बाकायदा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता था, कि बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, और साथ के साथ जब भी अवसर मिलता था, सम्राट के साथ विचार और विमर्श करते थे। तो जेसुइट विवरण जो है वो काफी सटीक है। और जब हम बात करते हैं कि समकालीन इतिवृत्तों की, उस समय जो दरबारी के लोगों ने लिखा था, जैसे अबुल फजल ने अखबारनामा लिखा था, और जेसुइट ने भी अपने विवरण छोड़े हैं। तो जब इतिहासकार सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, तो वो एक स्रोत को दूसरे स्रोत के साथ मिलाकर देखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो जेसुइट्स के विवरण हैं और जो इतिवृत्तों में लिखा गया है, वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो बच्चे, जैसा हमने आपको बताया कि अकबर ने जब गुजरात विजय की थी, तो फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बनाया था, तभी उसने एक इबादत खाना भी बनवाया था। इबादत खाना जहाँ की धर्म से संबंधित चीजों की चर्चा की जाती थी। तो नियमित रूप से विद्वान आते थे, मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, ये धार्मिक चर्चा और वाद विवाद करते थे। क्योंकि अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, और अलग अलग धर्मों को के बारे में उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, तो उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। और जैसे कि पहले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है कि अकबर ने अपने सुलह कुल या दीन इलाही की भी की, जिसमें नैतिक नियमों का वर्णन किया था। तो बाद में जो अकबर के जो विचार थे, धर्म से संबंधित जो विचार थे, वो काफी मैच्योर हो गए थे, और रूढ़िवादी तरीकों से दूर उसने प्रकाश और सूर्य पे केंद्रित दर्शन का सृजन किया था। और यही अकबर, अबुल फजल और अकबर ने मिलकर दैवीय सिद्धांत का जो था, वो उसको प्रतिपादित भी किया था। तो इसी समय में एक और इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुंतखाब उत-तवारीख। वो हालांकि अकबर की धार्मिक नीति के आलोचक थे, लेकिन वो उसको उजागर भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने लिखा है, अपनी तवारीख में लिखा है कि अपनी जो हिंद की जो कन्याएं थी, उनके उपलक्ष्य में अकबर ने हरम में होम किया। यानी जो हिंदू कन्याएं थी, राजपूत कन्याएं थी, जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उनके साथ अग्नि पूजा की, जिसको आजकल हम एक तरीके से अग्नि पूजा, जिसको उसने आतिश परस्ती का नाम दिया है। और जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये मुगल मिनिएचर है, और इसमें देख पा रहे हैं कि 1578 में नए वर्ष पर सार्वजनिक रूप से अकबर ने सूर्य को प्रणाम किया, अग्नि को प्रणाम किया, और दरबार को चिरागों से सजाया गया, रंगीन खुशबूदार मोमबत्तियों को जलाया गया। तो इस तरीके से इबादत खाने में जो चर्चाएं हुई, जो जेसुइट्स आए और अलग अलग धर्मों, यानी जैसे मुसलमान है, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाइयों के साथ धार्मिक चर्चा और वाद विवाद करने के बाद अकबर एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और उन्होंने दीन इलाही उसकी की, और साथ के साथ उन्होंने, तो इस तरह से हमने बच्चों देखा, आज का ये हमारा चैप्टर क्लोज हुआ। ये वाला जो लास्ट हो गया हमारा इतिवृत्त, जो हमारा चैप्टर है कोर्ट एंड क्रॉनिकल्स। अब सविता मैम, रिकैप का टाइम आ गया है, समय हो गया है, प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू।
थैंक यू नीता मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने और हरिता मैम ने दिया। आप देखते हैं बच्चों आपकी बारी है अब। चलिए क्विक रिकैप स्टार्ट करते हैं। कौन सा शहर सफाविद और मुगलों के बीच विवाद की जड़ था? विच सिटी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद्स एंड द मुगल्स? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी कंधार और डी आगरा। फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सा इसमें वो जगह है जिसको लेके ईरानियों और मुगलों के बीच में एक झगड़े की जड़ बना हुआ था वो जगह? चलिए सविता बेटा मैम, जल्दी जवाब से। आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। वन हाँ सी जी, बच्चे लिख रहे हैं और हाँ समय को देखते हुए हाँ जी, कंधार आगे बढ़िए, बिल्कुल है, आगे बढ़िए। बढ़ते हैं। ठीक नेक्स्ट प्रश्न है। है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अभी हरिता मैम ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था। हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एम्पायर? इज इट बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां? जल्दी फटाफट से। हाँ जी मैम, आंसर हाँ बताइए। जी, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत हाँ, बढ़िया। बच्चे तो चेक बच्चों के करेंगे जी, कि वो तो सही है या गलत। चलिए हाँ आंसर आप दिखा दीजिए। जी, बच्चों का आंसर है बी, अकबर। तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की धार्मिक ज्ञान पिपासा के कारण फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने में विद्वानों के बीच पारस्परिक आस्थाओं पर बहस हुई। Akbar's quest for religious knowledge led to interfaith debates in the इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी between learned, कौन थे वो लोग? मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस और ऑल ऑफ द अबव? चलिए बेटा हाँ, बताइए जल्दी से। तो बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और जवाब आ रहा है डी। और बिल्कुल ठीक है, तो आंसर है उपरोक्त सभी डी। तो हम सभी आगे धर्मों के, बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़िए। अगला सभी धर्म क्वेश्चन। यानी सारा आ जाएगा, मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ जी, पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुंतखाब उत तवारीख? अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी गुलबदन बेगम और डी बाबर? इनमें से कौन थे जिन्होंने इस किताब की रचना की? फटाफट तो जल्दी से बताइए, बच्चे अभी दे रहे लास्ट स्लाइड हैं, में पढ़ा है। बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही आ रहा है चलिए, और बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। तो हम बच्चों को चलिए आंसर मैं दिखा देते हैं। आंसर दे तो दीजिए। हाँ आंसर जी, है डी और अब्दुल कादिर बदायूनी। हाँ जी तो मैम, अब आप असाइनमेंट लीजिए आप। जी असाइनमेंट ले लेते हैं बच्चों। जैसा हमने आज बात करी थी सबसे पहले मुगल अधिकारी वर्ग की, तो उस पर प्रश्न है आपका, मुगलों के अधिकारी वर्ग को एक दस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। इस कथन के संदर्भ में मुगल अभिजात वर्ग पर एक टिप्पणी लिखें। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा है, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया? तो ये भी बच्चे, हमने विदेश नीति पढ़ी है, ऑटोमन भी आएगा इसमें, सफाविद्स भी आएंगे। तीसरा प्रश्न है, मुगल प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और केंद्र में किस प्रकार नियंत्रण रखते थे। ये भी आपने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा है। और जेसुइट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, जेसुइट्स कौन थे, उन्होंने अकबर की विचारधारा को कैसे प्रभावित किया। तो बच्चे ये आशा है आराम से ये कर पाएंगे। और फूड फॉर थॉट, बच्चे ये जो क्वेश्चन है, हमने जैसे दीन इलाही के बारे में बात की, इबादत खाने के बारे में बात की, तो प्रश्न है, जहां अशोक ने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धम्म की नीति अपनाई, वहीं अकबर ने दीन इलाही व सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नीति कहाँ तक प्रासंगिक है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बच्चों ये आप तैयार करके देंगे। और अब आपके सामने है माइंड मैप। आज हमने पढ़ा मुगल दरबार, शासक और इतिवृत्त के बारे में। हमने बात की शाही नौकरशाही, इंपीरियल ऑफिशियल्स के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट और उनके डेजिग्नेशंस के बारे में। हमने बात की सूचना और साम्राज्य के बारे में, इंफॉर्मेशन और एम्पायर के बारे में, और केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। हमने बात की भट्टी में कि कौन कौन लोग थे, ईरानी, तुरानी, राजपूत, शेखजादे, खत्री, मराठे। और मनसबदारों के बारे में की, जात और सवार के बारे में बात की, प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी, दीवाने आला, सद्र उस शूद्र के बारे में बात की। साथ ही मीर बख्शी जो सूचना से जुड़े हुए लोग थे वो मीर बख्शी थे, वाक्य नवीस थे, हरकारे थे,
अखबार और शाही डाक के बारे में बात की। जब हम प्रांतीय प्रशासनों की बात की तो हमने सूबे की बात की। सूबे को आगे डिवाइड किया गया था सरकारों में, सरकारों को परगने में और परगने को ग्राम में डिवाइड किया गया था। सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता था गवर्नर यानी सूबेदार, दीवान, बख्शी और सदर। परगने में सरकार में फौजदार होता था जिसके पास विशाल सेना और तोपी होते थे। परगने में 3 अधिकारी होते थे, कानून, चौधरी, काजी, ये आदिवंशानुगत होते थे। और ग्राम होता था जहां पर की जमींदार होते थे। इसके बाद बात की हमने विदेश नीति की, सीमाओं के पार की, जहां पर हमने ईरानी साम्राज्य और कंधार जो कि झगड़े की जड़ था उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की ऑटोमन साम्राज्य की, कि तीर्थ यात्रा और व्यापार के लिए उन्होंने अपने संबंधों को अच्छा बनाया रखा। और वहां पर लाल सागर में जो 2 बंदरगाह थे, आदन और मोका, उसके बारे में बात की। मक्का और मदीना के बारे में बात की जिसको कि हिजाज कहा जाता था। और मुगल दरबार में जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे उनके बारे में बात की। और फतेहपुर सीकरी जहाँ इबादत खाना था, जहाँ दीन में इलाही और सूर्य और अग्नि के ऊपर आधारित जो अकबर की धार्मिक विचारधारा थी उसके बारे में। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीक हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे 9 तारीख को। 16 तारीख को हम आपके सामने आएंगे। और आपके पास जो गूगल का फॉर्म का लिंक है वो आपको मिल गया होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था। थैंक यू वेरी मच मेरी टीम मेट्स के लिए, डॉक्टर हरिता के लिए, सविता मैम के लिए, साथ ही साथ यूट्यूब पर जो मेरे साथी हैं विनोद सर के लिए, प्रज्ञा मैम के लिए, रचना मैम और संतोष सर के लिए, साथ ही साथ टेक्निकल टीम जिनके सहयोग के बिना हम आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनका हमारे साथ हर समय सहयोग रहता है। तो थैंक यू वेरी मच।